देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से हम जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेके चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में, जहां पर IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा गणित को आसान करने के लिए हमें बताएंगी आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स के इस अगले अंक में इसकी आगे की जानकारी कि मैट्रिक्स को और किस तरह से सोल्व किया जाता है, जानेंगे आज के अंक में। और हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ मेव के कुछ छात्र। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं IIT कॉलेज से आई हूँ, मैथमेटिक्स ऑफ डिपार्टमेंट से हूँ। और आज हम लोग अब गणित हुआ आसान के इस अंक में मैट्रिसेस पे आगे चर्चा करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने सीखा था क्या था मैट्रिक्स का मतलब। आव्यूह। क्या मतलब था बेटा। आव्यूह। ठीक है, तो कल हमने कुछ अपने दैनिक क्रियाकलापों से ये सीखा कि आपके आसपास भी कई ऐसे एक्टिविटीज हैं, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप आव्यूह की तरह देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग अपने इस अंक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों का परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में मैं पढ़ता हूँ। मेरा नाम हामिद खान है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ 12th क्लास में। आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम अजरुद्दीन है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में मैं पढ़ता हूँ और साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अनवर है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, 12th B का छात्र हूँ। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ और कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि कल आपको आव्यूह की परिभाषा क्या समझ आई। हाँ बेटा बताएंगे आव्यूह। इतना आपको याद है कि हम जब सूचनाओं को एकत्रित करते थे और उनको आयताकार क्रम विन्यास में जब रखते थे, तो जो विधि या जो रूपांतरण आपको दिखता था, सारणिक रूपांतरण, हम उसको क्या कह रहे थे, आव्यूह। ऐसा था। ऐसा हमने कई उदाहरणों में सीखा कि जैसे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपने उसको अरेंज करके कैसे बता दिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और कहा कि ये जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने इसीलिए सटीक अगर परिभाषा में अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे कि आव्यूह की परिभाषा क्या होनी चाहिए। आव्यूह कुछ अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, और उस आयताकार क्रम विन्यास में जो एंट्रीज हैं, जो अवयव हैं, हम उनको प्रविष्टि भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, आव्यूह में और क्या क्या देखा आपने। आव्यूह किससे बनता है, बिल्कुल सही, बताएं बेटा। और स्तंभों से। बिल्कुल सही। पंक्तियां कौन सी होती हैं, जो तिरछी लाइन होती है, क्षैतिज जो होती हैं। अच्छा, स्तंभ क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर होती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी खड़ी। सीधी खड़ी, इसका मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर जो क्रमागत लगे हुए अंक हैं उनको हम किस में काउंट कर रहे हैं, स्तंभों में काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, अब हम आगे की ओर बात करते हैं और कुछ उदाहरणों की चर्चा भी करते हैं। देखिए बच्चों, अतः हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का के अवयवों अर्थात एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, आव्यूह को हम किसी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल A इज इक्वल्स टू, हमने कोई आव्यूह बना लिया। ठीक है, आव्यूह में 36 रेखाएं होती हैं, आपने मुझे बताया।
अवयव में ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जिनको क्रमशः हम पंक्तियां व स्तंभ कहते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिखने जा रही हूँ और आपको बताना है उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे अवयव लिखने के लिए उसे कोई नोटेशन देना होगा, कोई संकेत या प्रतीक देना होगा। उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल लेटर से। वेरी गुड बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कैपिटल ए। कैपिटल ए बराबर फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक्स, जो आपके पास ये जो अवयव है, अवयव का जो पहला एलिमेंट है, पहला अवयव है, वो क्या है? एक्स। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? पंक्ति लिखना शुरू करेंगे। पहली पंक्ति मान लीजिए एक्स और उसके बाद लिखा मैंने 0। उसके बाद मैंने लिखा 1 प्लस एक्स। एक्स के नीचे दूसरी पंक्ति का एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी पंक्ति के बाईं ओर, बाईं होगा या दाईं? आपकी तरफ से देखें तो कैसा है? दाईं ओर है आपकी तरफ से। ठीक है, तो दाईं ओर कैसा? कोई हमने अंक ले लिया 1। उसके बाद आया, अब हमने क्या किया? कोई भी और दूसरा अंक ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया 0। अब जो आपको अवयव दिख रहा है, उस अवयव में पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? एक्स और 0। दूसरी पंक्ति के अवयव कौन से हैं? 1 प्लस एक्स और 1। तीसरी पंक्ति के अवयव कौन से हैं? एक्स स्क्वायर और 0। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कि आपके सामने जो अवयवों से जो अवयव बनाया गया है, उस अवयव में, अवयव ए में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं? आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? हामिद खान। हाँ हामिद, आप बताइए कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। बिल्कुल सही। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि उस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी अभी जिस एग्जाम्पल की मैंने बात की थी, जो अवयव ए लिखा हुआ है हमारे पास में, जिसका पहला अवयव x, दूसरा अवयव 0, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1 प्लस एक्स, दूसरा अवयव 1, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव एक्स स्क्वायर और दूसरा 0 है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, यहाँ पर आपने अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि इस उपयुक्त एग्जाम्पल में आपके पास कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। रो का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। चलिए बताइए कितनी रो हैं इसमें? 3 रो हैं इसमें, यानी पंक्तियां कितनी है इसमें? 3। और कॉलम्स कितने हैं इसमें? 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए हम पंक्तियों को कॉलम से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद रिजल्ट अगर जो आएगा, रिजल्ट नहीं फाइंड आउट करना है, केवल आपको ऑर्डर बताना है, केवल कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, और कोटि ज्ञात करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि पहला जो नंबर है, जो कोटि का जो पहला जो संख्या है, ठीक है, वहां पर क्या आना चाहिए? पंक्तियों की संख्या, और दूसरे स्थान पे क्या आना चाहिए? कॉलमों की संख्या। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए इस एग्जाम्पल की जो कोटि है वो क्या होगी? कोटि क्या होगी? 3 गुणा 2। अब अगर हम सामान्यतः रूप में अपने इस रिजल्ट को एक्सटेंड करना चाहें, ये तो हमने पर्टिकुलर किसके लिए बता दिया, 3 रो थी और इसमें 2 कॉलम थे। सामान्यतः अगर हमारे पास कोई ऐसा अवयव है जिसमें m मतलब कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है m, ठीक है, m रो है, m यानी स्मॉल m, ठीक है, और n कॉलम्स हैं, यानी कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4, कहाँ तक जा रहे हैं वो? n तक जा रहे हैं। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास किसी अवयव के m रो और n कॉलम्स हैं तो उस अवयव की कोटि क्या होगी? बताएं बेटा। m गुणा n। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है, m गुणा n। इसी प्रकार आप किसी भी अवयव की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। आप एग्जाम्पल नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताएं। मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ। एक बच्चा मोहन है,
ठीक है। उसने 3 महीनों में जून, जुलाई, अगस्त में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स की किताबें पढ़ी। किस किस की किताबें पढ़ी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की किताबें पढ़ी। कितने महीनों में? 3 महीनों में, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है। वह कुछ किताबें ऑनलाइन पढ़ता है। ऑनलाइन मतलब समझ गए, सीधे कंप्यूटर से पढ़ता है। और कुछ किताबें उसने अपनी लाइब्रेरी से ली हुई हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको उसकी जो सूचना एकत्रित की है वो सूचना मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ और आपको बताना होगा कि हम उसकी पूरी सूचना को कैसे आव्यूह विधि से इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कर पाएंगे? क्योंकि आपने पहले भी सीखा है कि आव्यूह कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और सूचना एकत्र करने के बाद में पहले आप मुझे आव्यूह बताएंगे और फिर आव्यूह की कोटि बताएंगे। बिल्कुल सही। तो मैं आपके लिए लिखने जा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। हाँ, तो बच्चों प्रॉब्लम लिखना शुरू करिए आप। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है। उसके जस्ट सामने हम अब टेबल बनाने जा रहे हैं कि मोहन ने जून में ऑनलाइन किताबें कितनी पढ़ी और लाइब्रेरी से किताबें कितनी पढ़ी। ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई का ब्यौरा देंगे, फिर उसके बाद अगस्त का ब्यौरा देंगे। ठीक है बेटा, लिखना शुरू करिए। लाइब्रेरी की बुक्स और ऑनलाइन बुक्स। ऐसे ही जुलाई में भी लिखेंगे लाइब्रेरी की बुक्स और ऑनलाइन बुक्स। ठीक है। ऐसे ही अगस्त महीने में लिखेंगे लाइब्रेरी की बुक्स, ऑनलाइन बुक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स की, सबसे पहले हम किसके महीने की बात करेंगे? जून के महीने की। सबसे पहले हम किसका ब्यौरा लेंगे? जून के महीने का। जून के महीने में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, लाइब्रेरी की बुक और ऑनलाइन। ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे कि फिजिक्स की लाइब्रेरी से कितनी बुक ली और ऑनलाइन बुक कितनी पढ़ी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइब्रेरी से उसने 2 बुक ली और ऑनलाइन उसने 4 बुक पढ़ी। ठीक है। अब आएंगे केमिस्ट्री पर, लेकिन अभी हम किस में काम कर रहे हैं? जून के लिए। ठीक है। तो केमिस्ट्री का मुझे बताओ, केमिस्ट्री में लाइब्रेरी में कितनी किताबें पढ़ी? 3 और ऑनलाइन पढ़ी 1। मैथ की उसने लाइब्रेरी से ली 4 किताबें और ऑनलाइन पढ़ी 5 किताबें। ठीक है। ऐसे ही अब किसकी बारी है? कौन से महीने की बारी है? जुलाई की। जुलाई में लिखिए उसने फिजिक्स की ऑनलाइन बुक कितनी पढ़ी और लाइब्रेरी की बुक कितनी पढ़ी। देखिए, जुलाई के महीने में मोहन ने फिजिक्स की लाइब्रेरी से बुक 3 ली और ऑनलाइन बुक 2 ली। ऐसे ही केमिस्ट्री की लाइब्रेरी से 1 किताब ली और ऑनलाइन भी 1 ही किताब पढ़ी। ऐसे ही मोहन ने जुलाई के महीने में मैथ्स की किताब लाइब्रेरी से 5 किताबें ली और ऑनलाइन 3 किताबें पढ़ी। ठीक है। अब हमारे पास जुलाई का पूरा ब्यौरा आ चुका है। अब क्या बचा है केवल बच्चों? अगस्त। अब लिखिए, अगस्त में मोहन ने फिजिक्स की लाइब्रेरी से बुक कितनी ली? केवल 1 बुक ली और ऑनलाइन 3 किताबें ली। ऐसे ही मोहन ने केमिस्ट्री की लाइब्रेरी से 2 किताबें ली और ऑनलाइन 3 किताबें ली। ऐसे ही मैथ्स में लाइब्रेरी से 4 किताबें ली और ऑनलाइन 6 किताबें पढ़ी। तो क्या अब आप इस ब्यौरे को मैट्रिक्स के रूप में समझा सकते हैं? पहले आप मुझे अलग अलग बताइए कि जून का मैट्रिक्स फॉर्म कैसा होगा, जुलाई का मैट्रिक्स फॉर्म कैसा होगा और अगस्त का मैट्रिक्स फॉर्म कैसा होगा। बताएं। जून का बताइए। सबसे पहले जून का जो आव्यूह बन रहा है, सबसे पहले मुझे बताइए पहली रो किसको इंडिकेट करेगी? फिजिक्स को। बिल्कुल सही। दूसरी रो किसको इंडिकेट करेगी और तीसरी रो किसको संकेत देगी? मैथ को। ठीक है। पहला कॉलम किसको इंडिकेट करेगा? दूसरा कॉलम किसको इंडिकेट करेगा? ऑनलाइन बुक्स को। बिल्कुल सही। पहला कॉलम लाइब्रेरी बुक्स और दूसरा कॉलम ऑनलाइन बुक्स। ठीक है। तो आपके पास पहले से ही उपलब्ध है सूचना, तो आप सूचना को कैसे लिख सकते हैं? रो और कॉलम की फॉर्म में। तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको? एक आव्यूह के फॉर्म में। ठीक है। मैट्रिक्स के फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो बताइए जो जून की जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? 2, 4,
3, 1, 4, 5। ये अंक हमने कैसे बताए हैं, ये संख्याएं कैसे बताई हैं हमने? पंक्ति वाइज, ठीक है ना? कैसे बताया है हमने? पंक्तियों में बताया है। पहली पंक्ति 2 और 4, दूसरी पंक्ति 3 और 1, और तीसरी पंक्ति 4 और 5, ठीक है? अब आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि, आप मुझे बताइए जुलाई के लिए आव्यूह कैसा होगा? पहले मुझे बताओ पहली पंक्ति क्या होगी? पहली पंक्ति किसको इंडिकेट करेगी रवि? फिजिक्स को। दूसरी पंक्ति? केमिस्ट्री को। तीसरी पंक्ति? मैथ्स को। चलो अब रवि मुझे बताना शुरू करो कि पहला कॉलम किसको इंडिकेट करेगा? लाइब्रेरी को। और दूसरा कॉलम? ऑनलाइन। ऑनलाइन। चलिए अब एंट्रीज बताइए कि आव्यूह बनेगा कैसे? पहली पंक्ति के अवयव बताइए। 3, 2। ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयव बताइए। 1, 1। और तीसरी पंक्ति के अवयव बताइए। 5, 3। बिल्कुल सही। हामिद, अब आप अगस्त के लिए बताइए, अगस्त से बनने वाला आव्यूह कैसा होगा? पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति किसे इंडिकेट करती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को। बिल्कुल सही। और पहले और दूसरे कॉलम किसको इंडिकेट करते हैं? लाइब्रेरी बुक्स और ऑनलाइन बुक्स। बिल्कुल। पहला कॉलम किसके लिए, लाइब्रेरी या ऑनलाइन? लाइब्रेरी। बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए कि जो पहली स्तंभ है, जो पहला कॉलम है, उसकी एंट्रीज बताइए। 1, 2 और 4। बिल्कुल सही। हामिद, दूसरे कॉलम की एंट्रीज बताइए। 3, 3, 6। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या आपके पास अब कितनी मैट्रिसेस दिख रही हैं आपको? कितनी मैट्रिसेस हैं? 3। आप इनके नामकरण भी कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। बताया था ना कि हम एक मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? कैपिटल लेटर से। तो आप मान सकते हैं, हम मान लेंगे कि जो जून वाली मैट्रिक्स है उसको कैपिटल ए, जुलाई वाली मैट्रिक्स को कैपिटल बी, और जो हमारी अगस्त वाली मैट्रिक्स है उसको कैपिटल सी मान लेंगे। तो कितनी मैट्रिक्स हो गई टोटल अपने पास में? 3 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। आपको अब बताना है कि ए, बी और सी की कोटि क्या होगी। सबसे पहले गजेंद्र आप बताओ, ए मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? 2 गुणा 3। ऐसा क्यों है गजेंद्र? उसमें 2 पंक्तियां हैं। 3 गुणा 2। 3 गुणा 2। पहले आपने 2 गुणा 3 क्यों कहा? गलत था या सही था? गलत। अच्छा, 3 गुणा 2 होगा। बताइए 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब कॉलम में 3 अवयव। नहीं बेटा, देखिए 3 गुणा 2 का मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, आव्यूह ए जो है, उसमें 3 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। इसीलिए कोटि क्या होगी मैट्रिक्स ए की? 3 गुणा 2। बिल्कुल सही। आपका नाम रवि। अब आप मुझे बताइए मैट्रिक्स सी का, मैट्रिक्स सी की कोटि बताइए। 3 गुणा 2। ऐसा क्यों है? इसमें 3 पंक्तियां और 2 कॉलम है। बहुत अच्छे। क्या हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको? नहीं। अगर 2 गुणा 3 लिखेंगे तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, व्यवस्था बदल कर बताइए कि जो अगर हम मैट्रिक्स सी की व्यवस्था बदल देते हैं तो मैट्रिक्स सी कैसी दिखेगी? चलिए करिए, एक बार करके बताइए। सबसे पहले क्या होगा, अगर मैट्रिक्स सी की अगर हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? पहली रो किसको इंडिकेट करेगी? किसको इंडिकेट करेगी? लाइब्रेरी को। देखिए, जो आपके पास पहले रो में था अब वो किस में चला जाएगा? कॉलम में। और जो कॉलम में था वो किस में आ जाएगा? रो में। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? व्यवस्था बदलने की बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसा श्योरली कह सकते हैं कि व्यवस्था बदलने के बाद कोटि भी बदल जाएगी? बदलेगी या नहीं? कोटि नहीं बदलेगी। कोटि नहीं बदलेगी? कोटि नहीं बदलेगी। चलिए अभी हम लोग बदलेगी और इसका अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो मैट्रिक्स सी है, हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स सी में क्या करेंगे? जो कॉलम वाले थे अब उनको कहाँ ले आएंगे? रो में ले आएंगे। ठीक है, पंक्तियों में। तो पहली पंक्ति क्या इंडिकेट करेगी? 1, 2, 4। पहली पंक्ति इंडिकेट क्या करेगी? लाइब्रेरी बुक। लाइब्रेरी बुक्स को। तो सबसे पहले लाइब्रेरी बुक्स। दूसरी पंक्ति किसको इंडिकेट करेगी? ऑनलाइन बुक्स को। बिल्कुल सही। चलिए अब मुझे बताइए कि जो आपके पास पहला स्तंभ है, पहला कॉलम जो है, वो किसको इंडिकेट करेगा? फिजिक्स को। दूसरा केमिस्ट्री को, और तीसरा कॉलम मैथ्स को। चलिए अब मुझे बताइए कि लाइब्रेरी से मोहन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कितनी किताबें पढ़ी थी? जल्दी बता दीजिए। फिजिक्स की 1, केमिस्ट्री की 2 और मैथ्स की 4। चलिए अब बताइए ऑनलाइन किताबें कितनी पढ़ी थी उसने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 3 और 6।
बिल्कुल सही। अब बताइए, अब जो आपको अवयव दिख रहा है उस अवयव में क्या दिख रहा है आपको? जो पहला अवयव है, रो वाइज बात कर रही हूं मैं, पहली पंक्ति में जो अवयव है वो कौन कौन से हैं? 1 2 4। और दूसरी पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं? 3 3 6। आप मुझे बताइए इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणा 3। और जबकि पहले मैट्रिक्स सी की कोटि क्या थी? तो दोनों की कोटि कैसी हो गई? बदल गई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे हम, अगर रूपांतरण कर देते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की कोटि है वो भी बदल जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे, बताएंगे? अब जो मैं उदाहरण बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा उसको, ठीक है? और फिर एंट्रीज लिख सकते हैं। बाजार में 3 स्टॉल्स हैं। पहली स्टॉल का नाम है ए, और दूसरी स्टॉल का नाम है बी, और तीसरी स्टॉल का नाम है सी। तीनों ही स्टॉल्स पर प्री पैक्ड फूड्स मिलते हैं। प्री पैक्ड मतलब जैसे बर्गर है, पैक मिलेगा आपको, चाउमीन है, पैक मिलेगी, इस तरीके के फूड हैं। ठीक है, हमारे पास जो चार्ट उसने बताया है, जो ए बी सी तीनों स्टॉल्स का जो चार्ट आ रहा है हमारे पास, वो ये है कि उनके वो क्या बेचते हैं? बर्गर बेचते हैं, और दूसरा क्या बताया मैंने अभी आपको? चाउमीन बेचते हैं। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि स्टॉल ए कितने पैकेट बेचती है, स्टॉल बी कितने पैकेट बेचती है, और स्टॉल सी कितने पैकेट बेचती है। एक ही दिन की बिक्री बता रहे हैं हम लोग। कितने दिन की बताने जा रहे हैं? एक ही दिन की, कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितने कितना बेच पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एंट्रीज लिख रही हूँ। आपको क्या करना है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को आपको कैसे शो करना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, जो मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दे रही हूँ स्टॉल ए बी और सी के लिए, वो हम कैसे बता रहे हैं आपको? रो वाइज। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है पैकेट ऑफ, क्या था सबसे पहले? बर्गर, यानी बर्गर के पैकेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर दूसरा है पैकेट्स ऑफ चाउमीन, यानी चाउमीन को पैक करके, चाउमीन के लिए। अब हम क्या लिखेंगे? कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम कैसे होंगे? सबसे पहले स्टॉल ए, फिर स्टॉल बी, फिर स्टॉल सी। कितने कॉलम हो गए? 3। अब हमको ये बताना है कि स्टॉल ए और बी और सी तीनों पर ही सेम कंटेंट मिलते हैं। तीनों ही क्या बेच रहे हैं? बर्गर और चाउमीन। अब हमको ये बताना है कि स्टॉल ए बी सी कितने कितने पैकेट्स बर्गर के बेच पाते हैं और कितने कितने पैकेट्स चाउमीन के बेच पाते हैं। लिख लीजिए आप। स्टॉल ए में लिखिए, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं पैकेट्स ऑफ बर्गर। पैकेट्स ऑफ बर्गर का मतलब ये है स्टॉल ए बी और सी ने कितने कितने पैकेट सेल किए, किसके? बर्गर के। तो सबसे पहले स्टॉल ए ने 20 पैकेट्स बेचे, किसके? बर्गर के। स्टॉल बी ने केवल 15 पैकेट्स बेचे, किसके? बर्गर के। स्टॉल सी ने बर्गर के केवल 10 पैकेट्स ही बेचे। क्लियर है? अब नेक्स्ट सुनिए, स्टॉल ए ने, जो स्टॉल ए है, उसने चाउमीन के एक भी पैकेट नहीं बेचा। क्या हो गया? 0। अब स्टॉल बी ने चाउमीन के 12 पैकेट बेचे। स्टॉल सी ने चाउमीन के 25 पैकेट्स बेचे। क्लियर है? इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास में। आपको इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में एलोबरेट करके बताना है, और जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे उसकी आपको क्या बतानी होगी? ऑर्डर या कोटि बतानी होगी। ठीक है, स्टार्ट करो और बताओ मुझे मैट्रिक्स कैसे बनेगी। सबसे पहले मुझे बताइए मैट्रिक्स कैसे बनी, मैट्रिक्स को कैसे प्रेजेंट करोगे? हामिद आप बताओ। पहली पंक्ति तो पैकेट ऑफ बर्गर को प्रदर्शित करती है तीनों स्टॉलों में, और दूसरी पंक्ति चाउमीन को। ठीक है, तीनों स्टॉलों में। और जो कॉलम है ये स्टॉलों में, कॉलम जो है वो स्टॉल हाँ स्टॉल को प्रदर्शित करता है। सही है, ठीक है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी, ये तो हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। ये कॉलम्स बन जाएंगे स्टॉलों के। वो हमारे क्या बन जाएंगे? रो बन जाएंगे, पंक्तियां बन जाएंगी। ठीक है, और आप इजीली मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से शो करके बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि ये हमारी मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए के जो कंटेंट है, जो एलिमेंट्स है, वो क्या क्या है? 20 रो वाइज, 20, 15, 10 और 0। दूसरा जो रो है 0, 12 और 25। अब ये बताइए कि यहाँ पर आपके पास, आपको ये पता चल गया कि इसमें रो कितनी है? रो कितनी है बेटा? रवि आप बताओ। 2 रो हैं इसमें। 2 रो हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 3।
3 है। गजेंद्र बताओ कोटि क्या होगी? इसकी 2 गुना 3। बिल्कुल सही। अब व्यवस्था बदल दें तो? व्यवस्था बदल दे तो 3 गुना 2। बिल्कुल सही। इसका मतलब फिर अगर 3 गुना 2 हो जाएगी व्यवस्था बदलने के बाद, ऐसा कह रहे हैं आप? तो उसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी व्यवस्था बदलने के बाद? पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो जाए। बिल्कुल सही। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा और करना चाहूंगी। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम लोग एलिमेंट्स को भी नॉमिनेट करते हैं, मतलब नाम रखते हैं एलिमेंट्स के भी जब किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कोई सामान्य मैट्रिक्स बनाऊं और उनके अवयव मुझे ना पता हो, लेकिन मैं अवयवों को डिनोट करना चाहूं, जैसे मैंने इस पूरे अवयव को मैंने अभी बताया था कि हम अवयवों को कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से। वैसे ही आपने कभी देखा हो अगर ऐसा, तो हम एलिमेंट्स को भी हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। देखा है ऐसा आपने? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा उस स्मॉल लेटर से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये लेटर अवयव के कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, यानी कि वो एलिमेंट अवयव के कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अवयव ना बताऊं और अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहूं कि कोई अवयव A है और उसका एक एलिमेंट यानी अवयव 4 है, क्या बात कर रही हूं मैं? 4 है। तो अगर मैं आपसे ये कहती हूं कि जो मेरी मैट्रिक्स है, मेरी मैट्रिक्स 3x3 की है, क्या आप बता पाएंगे फिर भी कि 4 कौन सा एलिमेंट होगा? नहीं बता सकते। और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना अभी आपको ये जानना जरूरी है कि या तो वो मैट्रिक्स पूरी लिख कर दूं मैं आपको, तो आप बताओगे कि 4 कहां पर स्थित है, या मुझे ये बताना पड़ेगा पहले से ही कि 4 की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये मैट्रिक्स के तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो शायद आप इजीली लिख सकते हैं। अब मैं नोटेशन साइन बताने जा रही हूँ। अगर मैं किसी एलिमेंट को बताना चाहती हूँ कि अवयव में इसकी स्थिति कहाँ है, ये अवयव में कहाँ स्थित है, कौन से रो या कौन से कॉलम में है, तो हम जो नोटेशन साइन लेते हैं, जो सांकेतिक जो मान लेते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने स्मॉल a ले लिया, स्मॉल a, और इसके नीचे मेरे को सुपरस्क्रिप्ट लिखनी होगी 3 और 2। इसका मतलब क्या है? नीचे, A के नीचे, ठीक है ना? A 3 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा एलिमेंट है? तीसरी पंक्ति का और दूसरे कॉलम का। बिल्कुल सही। बता सकते हैं आप ऐसा? चलिए, तो आपके जो पहला वाला उदाहरण है, पहले उदाहरण पे जाइए जहां अभी हम स्टॉल की बात कर रहे थे, जहां हम स्टॉल्स की बात कर रहे थे, वहां मुझे बताइए उस अवयव को आप कोई नाम दे दीजिए। नाम बताइए, क्या दिया है आपने अवयव को नाम? A B C कुछ भी दे दीजिए। A, कैपिटल A। ठीक है, A नाम दिया है आपने। A बराबर अवयव बताइए कौन कौन से एलिमेंट हैं? रो वाइज बता रहे हैं या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज बताओगे। पहले कॉलम में बताओ कौन कौन से एलिमेंट? 20 0, दूसरे 15 12 और तीसरे 10 25। 10 और 25। आप इस अवयव में, अवयव A में जो अभी हमने पहला उदाहरण पढ़ा था स्टॉल से रिलेटेड, उसमें मुझे बताइए कि A मैंने कोई मान लिया है, स्मॉल a ले लिया है, A22 का मान क्या होगा? A22 का पहले मतलब बताओ आप। दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। A22 दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। बिल्कुल सही, यानी दूसरी पंक्ति है और दूसरा ही कॉलम है, और हमें ये पता करना है कि दूसरे रो और दूसरे कॉलम में कौन सी संख्या स्थित है। बताओ जरा कौन सी है? 12। कौन सी है? 12। बिल्कुल सही। रवि आप मुझे बताओ, इसी एग्जाम्पल में आप मुझे बताओ कि A23 का मतलब क्या हो? मैं दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का अवयव का मान बता। जल्दी बताइए, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में कौन उपस्थित है? 25। वेरी गुड। गजेंद्र आप मुझे बताइए A11 का मान? A11 का मान 20। 20। A11 का मतलब क्या होता है? पहली पंक्ति और पहला वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? अनवर। आप मुझे बताइए A21 का मान। पहले मुझे बताओ A21 का मतलब क्या हुआ? A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। बताओ जरा कि क्या मान है? क्या मान है? 0। 0। बिल्कुल सही। क्या इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स आपके पास है
2 गुणा 3। क्या इसमें A33 प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इसमें केवल 2 पंक्तियां हैं। 30। वेरी गुड। और हम किसकी बात कर रहे हैं? तीसरी पंक्ति के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आज आप लोगों को समझ में आया कि अवयव की कोटि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हाँ, और एलिमेंट्स को कैसे बता सकते हैं कि अवयव अवयव में कहाँ स्थित होगा, उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया जो मैंने बताया आपको? बहुत समझ में आ गया आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में हम फिर से इसके आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या सीखेंगे अगले अंक में हम लोग? अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले अंक में कहा था कि आप अपने आसपास भी ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जहां आपको अवयव की स्थिति नजर आएगी। कुछ बता सकते हैं आप लोग भी? ऐसा कुछ बता सकते हैं आसपास में ऐसा कुछ लगता हो आपको? खेतों में जैसे क्यारियां पंक्ति वाइज होती हैं और कॉलम भी पंक्ति वाइज होते हैं। प्रेयर करते हैं, प्रार्थना, वो भी कैसा है? मैट्रिक्स फॉर्म बन सकती है। कुछ और सोच के बताओ, कुछ और याद आ रहा हो तो। एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य। और बताओ, सिनेमा हॉल की सीट्स। जाते हैं पिक्चर देखने? जाते हैं? नहीं देखिए, नहीं देखते। क्लासरूम होता है। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हम आगे की ओर चर्चा करेंगे, अपने अवयव के प्रकार पढ़ेंगे और उससे आगे भी सीखेंगे। तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार और अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। थैंक यू। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बगड़ मेव के छात्रों का भी गणित आसान हो गया होगा। आज के अंक में हमने जाना मैट्रिक्स यानी कि अवयव के बारे में। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ मेव के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।